नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो एक बार आपके सामने मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम राजस्थान से वनों राजस्थान के जो वन हैं उनसे संबंधित जो संस्थान हैं, जितने भी वन संरक्षण से संबंधित या नवीन खोज से संबंधित संस्थान रहेंगे, और जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, पार्क, जो प्रसिद्ध पार्क है, या वन से संबंधित दिवस है, पर्यावरण से संबंधित है, और पर्यावरण संबंधित पुरस्कार और हरित बजट 2026-23 के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें, और जो भी साथी आज नए हमारी क्लास को देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ में जो हमारी जियोग्राफी की क्लासें निरंतर चल रही है वो भी आपको उपलब्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हम वनों से संबंधित जो संस्थान रहने वाले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट संस्थान जो आता है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, यानी आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आफरी कहाँ है? ये जोधपुर में है। 30 जून 1987 को इसकी स्थापना हुई है। आफरी यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, 30 जून 1987 को इसकी स्थापना। और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून ICFRE द्वारा देश भर में स्थापित किए गए 9 संस्थानों में से एक है। यानी इस प्रकार के कुल 9 संस्थान हैं जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा विकसित किए गए हैं। उनमें से भी एक आफरी यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थापित किया गया। कब? 30 जून 1987 को। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है जो राजस्थान, गुजरात तथा दादर नगर हवेली व दमन दीव के गर्म शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ऐसी तकनीक विकसित करना जिससे वनस्पति क्षेत्र बड़े और जैव विविधता का विकास हो। जैसा कि हमें पता ही है भी, राजस्थान है, जो राजस्थान कर लो चाहे गुजरात का हिस्सा जो भी राजस्थान से लगता है, कच्छ के रण वाला, जो कच्छ साइड वाला हिस्सा है, वो लगभग मरुस्थलीय प्रवृत्ति का है। तो उस क्षेत्र में, और जो दादर नगर हवेली और दमन दीव का क्षेत्र है, उसमें जो भी वनस्पति रहित क्षेत्र है उसमें जो जैव विविधता और वनस्पति क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना, ताकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र निरंतर जिसकी प्रगति हो रही है, मरुस्थलीय क्षेत्र जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसे रोका जा सके, और वहाँ की भूमि है उसे काम में लाकर, और जो उससे विभिन्न दुष्प्रभाव हो रहे हैं जो मरुस्थलीकरण के, जैसे मृदा अपरदन हो गया, जल की समस्या हो गई और वर्षा की समस्या हो गई, ऐसे प्रभावों को रोककर जो कुप्रभाव पड़ रहे हैं उसे रोककर जैव विविधता और वनस्पति क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। और बात करें राज्य के वन विभाग में प्रशिक्षण हेतु 4 संस्थाएं, तो राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान यानी RFWTI जयपुर, और शुष्क वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर। शुष्क वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ? जोधपुर में। और राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में इसके लिए विकसित किया गया। और वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र ताल छापरा अभ्यारण्य चूरू में भी राज्य के वन विभाग प्रशिक्षण हेतु ये केंद्र है जो विकसित किए गए हैं, ताकि वन से संबंधित जितनी भी कार्यक्रम रहते हैं, जितनी भी टेक्निक्स रहती हैं, उनको सिखाकर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रशिक्षु हैं उनको विस्तृत किया जा सके, जिससे वो जैव विविधता के क्षेत्र में कार्य कर सके और वन संरक्षण के संबंध में भी अपनी भूमिका निभा सके। अब बात करें सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज की, तो यह संस्थान कहाँ है? जयपुर स्थित राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान में इस सेंटर की स्थापना की गई है। इस संस्थान को कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा संस्थान है? सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। यह जयपुर में स्थित राजस्थान की जो वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान है उसमें इसकी स्थापना की गई है। और इसके अधीन कौन कौन से आते हैं? तो वन रोपण अनुसंधान संस्थान केंद्र जोधपुर, वन रोपण भू संरक्षण केंद्र, अन्य केंद्र भी है ये जोधपुर। और राजस्थान का प्रथम वानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? झालावाड़ में। और ग्राम फार्म व वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जयपुर में। ये जो राजस्थान का प्रथम वानिकी महाविद्यालय है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। तो
ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी राजस्थान का प्रथम जो वानिकी महाविद्यालय है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो उसकी स्थापना की गई है कहाँ, झालावाड़ में। और वन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो कहाँ है, गोविंदपुरा जयपुर में स्थित है। और वन अनुसंधान फार्म कहाँ है, बांकी सीसारामा उदयपुर में, बांकी सीसारामा उदयपुर में वन अनुसंधान फार्म स्थित है। अब वन अनुसंधान जो फार्म बांकी सीसारामा उदयपुर में है, यहाँ क्या है, औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जाता है। जितने भी औषधीय पौधे हैं, क्योंकि उदयपुर की जलवायु है वो बहुत ही जो औषधीय क्षेत्र के पौधे हैं उनको सपोर्ट करती है, तो इसके लिए औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य भी कहाँ किया जाता है, वन अनुसंधान फार्म बांकी सीसारामा उदयपुर में। अब बात आती है सिल्वीकल्चर वन मंडल की। तो सिल्वीकल्चर वन मंडल में राज्य में शोध एवं अनुसंधान कार्य हेतु 1955 में इसकी स्थापना की गई। 1955 में सिल्वीकल्चर वन मंडल की स्थापना की गई। अब बात करें सिल्वीकल्चर कहते किसे हैं, तो सिल्वीकल्चर होता है जैतून की कृषि को सिल्वीकल्चर कहते हैं। अब आगे आता है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की बात करें तो जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के तहत 11 सितंबर 1975 को जयपुर में इस मंडल का गठन किया गया। कौन सा है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। जो जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 है उसके तहत 11 सितंबर 1975 को जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन हुआ। और इसका मुख्य कार्य जो रहता है जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना। और इस मंडल का प्रशासनिक नियंत्रण पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन है। तो इस मंडल का जो प्रशासनिक नियंत्रण पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के अधीन है। तो इस मंडल का नियंत्रण है जो राज्य हमारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो कौन करता है, जलवायु परिवर्तन विभाग। फिर आपको जो पीछे बताया गया है सिल्वीकल्चर, तो सिल्वीकल्चर का संबंध भी किससे रहता है, वनों के अध्ययन से संबंधित रहता है। वनों का अध्ययन या वन संरक्षण से संबंधित जो अध्ययन आता है वो भी सिल्वीकल्चर के अधीन आता है। अब बात करें SRSAC यानी स्टेट रिमोट, क्या है इसकी फुल फॉर्म, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, जोधपुर में। तो राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है, जोधपुर में स्थित यह केंद्र विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों यथा मृदा, जल, वन, कृषि तथा खनिजों के मानचित्र को चिन्हित कर खनन, दोहन एवं प्रबंधन देखने के लिए सुदूर संवेदित अध्ययन किया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में। और इसका एक उपकेंद्र कहाँ, जयपुर में भी खोला गया है। अब दोबारा इसकी बात करें तो कौन सा है ये, जो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है उसकी स्थापना कहाँ की गई, जोधपुर में। कब, 1985 में। मृदा, जल एवं वन एवं जो खनिज के मानचित्रण है उससे संबंधित है। और इसका उपकेंद्र कहाँ खोला जाएगा, जयपुर में इसका उपकेंद्र खोला जाएगा। अब बात आती है फॉरेस्ट मॉडल स्कूल की। तो फॉरेस्ट मॉडल स्कूल है वो कहाँ है, उदयपुर में। उदयपुर, बांसवाड़ा एवं झालावाड़ में फॉरेस्ट मॉडल स्कूल है। अगला प्रश्न आता है, अगला जो हमारा संस्थान है राजस्थान राज्य वन विकास निगम यानी RSFDC। तो बात करें RSFDC की तो राजस्थान में इमारती लकड़ी, बीज व अन्य लघु वन उपजों के दोहन व मूल्य संवर्धन कर सुनियोजित तरीके से वन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 16 दिसंबर 2020 को स्थापित की गई संस्था है। तो जो वन उपज है उनके दोहन व मूल्य संवर्धन को सुनियोजित तरीके से यानी सीमित तरीके से यानी एक मैनेजमेंट के रूप में सही तरीके से मैनेज कर उसकी उत्पादकता बढ़ाना और वनों का संरक्षण करना राजस्थान राज्य वन विकास निगम का मुख्य उद्देश्य रहेगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 16 दिसंबर 2020 को की गई और 1 जनवरी 2023 से यह जो निगम है पूर्णतः कार्यशील हो गया, यानी पूर्ण रूप से इसने कार्य करना 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट कर दिया। अब बात आती है राजस्थान राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी CAMPA। तो वन भूमि की क्षतिपूर्ति राशि से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा विकास प्रबंधन किए जाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 14 सितंबर 2018 को इसका गठन किया गया।
तो कब किया गया इसका गठन? 14 सितंबर 2018 को राजस्थान राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्रबंध जो प्राधिकरण है उसकी स्थापना की गई 14 सितंबर 2018 को। अब अगला हमारा जो संस्थान है वन विकास अधिकरण, इन्हीं वन विकास अधिकरणों के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम संचालित है। जो राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम है जो वन संरक्षण से संबंधित है उसका संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है? जो ये वन विकास अधिकरण है इनका गठन इसी के लिए किया गया है। राजस्थान में 33 वन विकास अधिकरण कार्यरत है और राज्य वन विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 2010 को इसकी स्थापना की गई थी, राज्य वन विकास अधिकरण। अब अगला जो हमारा संस्थान आता है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय। कौन सा है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय यानी DOECC। तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु सितंबर 2019 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई। तो जलवायु परिवर्तन निदेशालय इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 2019 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई। अब बात आती है पर्यावरण विभाग की। तो पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना सितंबर 1983 में की और 4 सितंबर 2019 को इसका नाम पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जयपुर किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा पर्यावरण विभाग, क्योंकि इसका नाम है जो बदला गया है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। और इसकी स्थापना राजस्थान सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब कर दी थी? 1983 में। अब 4 सितंबर 2019 को इसका नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जयपुर किया गया। अब इसके बाद आगे हमारी बात आती है राजस्थान के जो प्रसिद्ध पार्क और उद्यान हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मुख्य पार्क रहेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट आपको बता दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आता है इको टूरिज्म पार्क कहाँ है? झालाना जयपुर में। तो झालाना जयपुर में भी इको टूरिज्म पार्क के साथ क्या याद करना होगा आपको? लेपर्ड सफारी। लेपर्ड सफारी भी झालाना जयपुर में है। झालाना जयपुर कई बार चर्चा में रह चुका है तो इससे प्रश्न बनता है। लेपर्ड सफारी भी इसमें शुरू की गई है। और विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान कहाँ है? झालाना जयपुर में। और स्वर्गीय कर्पूर चंद कुलिस स्मृति वन झालाना जयपुर में स्थित है और यह राजस्थान का पहला स्मृति वन है। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। स्वर्गीय कर्पूर चंद कुलिस स्मृति वन कहाँ है? झालाना जयपुर में, जो राजस्थान का पहला स्मृति वन है। और राजस्थान के सबसे बड़ा स्मृति वन कहाँ है? सीकर में। और अगस्त 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। सीकर में राजस्थान का सबसे बड़ा स्मृति वन है। और दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। और यह राजस्थान का दूसरा स्मृति वन है। कौन सा? दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। अब आगे हमारा पार्क आता है नीलकंठ किला स्मृति वन। तो ये कहाँ है? झालावाड़ में। पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन बेरिंगन वनखंड जोधपुर में। और पर्यावरण पार्क कहाँ है? सोजत पाली में स्थित है। सत्याग्रह उद्यान पाली में है। और लाखोटिया उद्यान पाली में है। सोहिन उद्यान भीनमाल जालौर। कैक्टस गार्डन भी चर्चा में रहा है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कैक्टस गार्डन कहाँ है? कुलधरा जैसलमेर में। कुलधरा गांव जैसलमेर में है। तो कुलधरा जैसलमेर जिसे क्या कहते हैं? घोस्ट विलेज भी कहते हैं। तो कैक्टस गार्डन कहाँ है? एक कैक्टस गार्डन और है कहाँ? उदयपुर में। तो उदयपुर की जो केवड़ा की नाल है, केवड़ा की नाल में बन रहे बोटनिकल गार्डन में अगस्त 2024 में इस कैक्टस गार्डन का उद्घाटन किया गया। अब आगे आता है हर्बल गार्डन पुष्कर अजमेर। ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्बल गार्डन कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। 22 जून 2017 को इसका प्रारंभ। और राजस्थान का पहला मरुवंशपति का पार्क कहाँ है? माचिया सफारी जोधपुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण देशनोक बीकानेर में है। तो ओरण है लोक देवी या देवता की ऐसी भूमि गांव के बाहर होती है लगभग, तो या ऐसी भूमि घोषित की जाती है जहां से किसी भी प्रकार के चाहे वन्य जीव हो चाहे वृक्ष हो उसको न तो वन्य जीव का शिकार किया जा सकता है और न किसी वृक्ष को काटा जा सकता है। और जो लकड़ी है उस पर भी, वहाँ की जो लकड़ी है उसको जलाने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहता है। अब बात आती है राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला ओरण और वनखंड की बात करें तो खाड़ देवी वनखंड कोटा में है। वह राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला ओरण वनखंड है। और यहीं प्रथम सर्प उद्यान भी है, यहीं राजस्थान का जो प्रथम सर्प उद्यान भी है। अब बात आती है नेचर पार्क की। तो नेचर पार्क
कहाँ है? दाहरा सिंह कोट टोंक में बजट घोषणा 2026-23 के तहत। रेस्क्यू सेंटर सांवर जालौर में बजट घोषणा जो 2026-23 है उसके तहत स्थापित है। और सिटी नेचर पार्क फतेहपुर सीकर में है। और सिटी पार्क कुचामन सिटी डीडवाना कुचामन में है। और कबीर वाटिका सिटी कहाँ है? रिडमलसर बीकानेर में। कबीर वाटिका सिटी रिडमलसर बीकानेर। और नीलड़ी माता पार्क बाड़मेर। गंगा निवास पब्लिक पार्क बीकानेर। रामनिवास बाग जयपुर। गुलाब बाग उदयपुर। बटरफ्लाई वैली जयपुर स्मृति वन में। बटरफ्लाई वैली जयपुर स्मृति वन में। अब बात आती है हाल ही में जो बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की गई है, बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की गई है वो कहाँ की गई है? तो ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो की गई है उदयपुर में। उदयपुर में हाल ही में बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की गई है। और बोगनविलिया पार्क कहाँ है? जयपुर में। वागदड़ा नेचर पार्क उदयपुर में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। वागदड़ा नेचर पार्क है जो कहाँ है? उदयपुर में। और जैव विविधता पार्क की बात करें तो गंभीर उदयपुर में स्थित है। नमो जैव विविधता पार्क नमो पार्क कहाँ है? प्रताप बांध अलवर में। और मेवाड़ जैव विविधता पार्क अंबेरी उदयपुर में। अंबेरी उदयपुर में। तो इस पार्क में राजस्थान का पहला तितली बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन जून 2024 में किया गया। कहाँ? अंबेरी उदयपुर में भी राजस्थान का पहला तितली बटरफ्लाई पार्क। तो थोड़ी देर पहले हमने इसके संबंध में चर्चा की थी, तो जून 2024 में इसे स्टार्ट किया गया है। अब बात आती है तितली पार्क, तो जयपुर अलवर भरतपुर अजमेर में भी ये जो बटरफ्लाई पार्क है वो बनाए जाएंगे। और रलामिरी कन्या उपवन कहाँ है? भुवाणा उदयपुर में। किशनबाग डेजर्ट पार्क जयपुर। चंबल उद्यान कोटा। ऑक्सीजोन पार्क कोटा में है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑक्सीजोन पार्क कहाँ है? कोटा में। मंडोर गार्डन जोधपुर में। महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान योजना, इस योजना की बात करें तो इसके तहत उदयपुर अजमेर जयपुर व कोटा में नगर वन स्थापित किए गए हैं। और राजस्थान का प्रथम नगर वन उद्यान कहाँ है? चिरवा की घाटी उदयपुर में स्थित है। और दूसरा नगर वन उद्यान कहाँ है? महुआ भीड़ अजमेर में, जून 2017 में स्थापित। और जयपुर के मोहाना व कोटा के बदाना में भी नगर वन उद्यान विकसित किए जा रहे हैं। तो बदाना की बात करें तो कोटा में जो बदाना माता है उसका मंदिर है, उनका मंदिर है जो प्रसिद्ध है बदाना माता, जो मूठ से पीड़ित है यानी जादू टोनों से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका इलाज वहाँ होता है बदाना माता कोटा में। तो बदाना में भी नगर वन उद्यान विकसित किए जा रहे हैं। 2025-26 में 16 नगर वनों की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए। अब बात करें राजस्थान की सबसे प्राचीनतम नर्सरी पंचकुंड नर्सरी अजमेर में 1879 में स्थापित। और इकोलॉजी पार्क कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ सीकर इको पार्क व पक्षी विहार नानी बीड़ सीकर इको पार्क बनेड़ा शाहपुरा। और राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय बर्ड पार्क कहाँ है? उदयपुर में। और बोटनिकल गार्डन विश्व वानिकी उद्यान जालाना डूंगरी जयपुर। और जयपुर की तर्ज पर जोधपुर बीकानेर कोटा उदयपुर भरतपुर व अजमेर में भी बोटनिकल गार्डन है जो स्थापित किए जा रहे हैं। अब बात आती है लवकुश वाटिका की। तो राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कितनी 2 लवकुश वाटिकाएं स्थापित की जा रही है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य का जो हमारे राजस्थान का प्रत्येक जिला है उसमें 2 लवकुश वाटिका जो स्थापित की जा रही है। अब बात आती है गुरु नानक जयंती पार्क। तो गुरु नानक जी की 550वीं जयंती पर राज्य में 5 जिलों में, राज्य के जो 5 जिले कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ गंगानगर अलवर कोटा और बूंदी में गुरु नानक जयंती के पार्कों की स्थापना की गई। और नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और इको पार्क की बात करें तो ये दौसा में स्थापित हुआ। और अमृता देवी बिश्नोई इंटेलिजेंस प्लांट म्यूजियम कहाँ स्थापित है? लगभग जोधपुर में होगा, तो खेजड़ली जोधपुर में यह है। कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई इंटेलिजेंस प्लांट म्यूजियम। तो स्थानों जो वन संस्थान हैं और वन्य जीवों के संरक्षण एवं पर्यावरण व जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए खेजड़ली जोधपुर में इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। अब आगे बात आती है फॉरेस्ट टेक एंड जिका डीएक्स लैब की सहायता से राजस्थान में फॉरेस्ट स्टेक की विकसित किए जाएंगे। फॉरेस्ट स्टेक एंड जिका डीएक्स लैब की सहायता से इन फॉरेस्ट टेक की स्थापना की जानी है राजस्थान में। अब बात करें उद्देश्य से प्रथम चरण में, जो किस उद्देश्य से, जो वन संरक्षण के उद्देश्य से प्रथम चरण में सिरोही पाली एवं भीलवाड़ा वन मंडलों का चयन किया गया है। और बात करें स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला की, तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में रिसर्च और
विकास हेतु जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। और शौर्य वन कहाँ? जैसलमेर में 23 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जैसलमेर के आर्मी कैंप में शौर्य वन का उद्घाटन किया। किसके द्वारा? जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा जैसलमेर के आर्मी कैंप में शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है। अब बात आती है प्रमुख दिवस और सप्ताह जो वन संरक्षण के अधीन जो वन संरक्षण के लिए एवज में मनाए जाते हैं, उनके संबंध में बात करते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह, तो राजस्थान वन जीव विभाग द्वारा 71वां वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक मनाया गया और इसका शुभारंभ नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर से हुआ। अब बात आती है विश्व वानिकी दिवस इंपॉर्टेंट रहेगा कब? 21 मार्च को मनाया जाता है और 2025 की थीम वन और भोजन रही, यानी फॉरेस्ट एंड फूड, और 2026 में इसकी थीम रही वन और अर्थव्यवस्थाएं। किसकी? विश्व वानिकी दिवस जो 21 मार्च को मनाया जाता है। 2025 की थीम वन और भोजन और 2026 की थीम की बात करें तो वन और अर्थव्यवस्थाएं रही। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल 2025 को, और इसकी थीम अब की बार 2025 में इसकी थीम क्या रही? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी आवर पावर आवर प्लेनेट। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और 52वां विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 2025 में, जिसकी थीम रही प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। और वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 27 जुलाई 2025 को हरियाली तीज के अवसर पर 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में मनाया गया है। और बात करें हरियाली तीज की, तो हरियाली तीज की बात करें तो यह कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष की, तो 2003 में मनाया गया। और विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। और विश्व प्रकृति दिवस यानी वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात आती है प्रमुख राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार, तो सबसे बड़ा पुरस्कार है जो वानिकी स्तर में वन क्षेत्र में, तो अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1994 में, और प्रथम बार 1997 में दिया गया। कब प्रारंभ हुआ? 1994 में प्रारंभ हुआ अमृता देवी जो वानिकी पुरस्कार है, और 1997 में प्रथम बार दिया गया। किसे दिया गया? गंगाराम जी बिश्नोई को, जो पाली के रहने वाले हैं। और पुरस्कार राशि, यानी अगर वानिकी के क्षेत्र में कोई संस्था अच्छा कार्य करती है तो 1 लाख रुपए उस संस्था को दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो इसके लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और यह वन संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान में दिया जाने वाला राजस्थान का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार है अमृता देवी वानिकी पुरस्कार। अब अगला आता है वानिकी पंडित पुरस्कार, राशि इसमें 5,000 रुपये, और यह दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है। यह वृक्षारोपण करने, वन विकसित करने तथा वनों की सुरक्षा एवं प्रसार में श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बात आती है वानिकी लेखन व अनुसंधान, इसमें पुरस्कार राशि रहती है कुल 5,000 रुपये। और वानिकी क्षेत्र में मौलिक सृजन एवं अनुसंधान कार्यों के लिए यह दिया जाता है। और वृहद वार्षिक पुरस्कार की बात करें तो जिला व राज्य स्तर पर 6 श्रेणियों में 12 पुरस्कार, यानी पहला दिया जाता है किसी कृषक को, फिर औद्योगिक प्रतिष्ठान, फिर शिक्षण संस्थान, फिर ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद, और खनन क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और राज्य स्तर पर 2,000 रुपये की पुरस्कार राशि इसके तहत प्रदान की जाती है। अब बात आती है महावृक्ष पुरस्कार की, जिसका प्रारंभ कब हुआ? 1995 में। और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम आयु के प्राचीन व विशिष्ट प्रजाति के वृक्ष की देखभाल के लिए पूरे गांव को दिया जाता है। जो किसी विशिष्ट वृक्ष की देखभाल करता है उस पूरे गांव को यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? महावृक्ष पुरस्कार। इसका प्रारंभ कब हुआ? 1995 में इसका प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार पूरे गांव को प्रदान किया जाता है। अब बात आती है वन प्रहरी पुरस्कार, तो वनों के अवैध कटान को रोकने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत वाली ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति को, यानी जो ग्राम पंचायत स्तर पर या ग्राम स्तर पर जो पंचायत जो वन प्रबंधन समिति बनी होती है, अगर वो वन के अवैध जो कटान हो रहा है उसे रोके तो उस क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य होगा तो उसके लिए कौन सा? वन प्रहरी पुरस्कार दिया जाएगा, यानी उन्होंने वनों की रक्षा की है। अब आता है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, तो राज्य सरकार द्वारा 2012 से प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 जून को दिया जाता है। और यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 श्रेणियों में दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, तो
तो संगठन, अगर कोई संगठन या संस्था इसके लिए कार्य करती है तो 5 लाख रुपए उसे दिए जाते हैं, और नगर पालिका और नगर निगम अगर इस क्षेत्र में कार्य करता है तो 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, और नागरिक या व्यक्ति विशेष को अगर सम्मानित किया जाए इसके लिए तो 2 लाख रुपए इसके लिए दिए जाते हैं। अब बात आती है प्रमुख राष्ट्रीय वानिकी पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी सबसे पहला आता है, इंदिरा गांधी जो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार है, जिसका प्रारंभ कब हुआ 1986 से, और इंदिरा गांधी के जन्मदिवस पर यानी 19 नवंबर को इसे दिया जाता है, और वृक्षारोपण पर प्रतिभूमि विकास में योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा इसे दिया जाता है। अब आगे आता है डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार, कब 1995 से प्रारंभ, और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो सलीम अली की बात करें तो ये पक्षी विज्ञानी थे, उन्होंने जो पक्षियों के संबंध में महत्वपूर्ण जो रिसर्च किए थे, तो उनके नाम पर यानी डॉक्टर। अब बात करें आगे कौन सा पुरस्कार है, कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार। तो कैलाश जी सांखला की बात करें तो इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी क्योंकि इन्होंने जो बाघ संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य किए, और राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार इनकी स्मृति में दिया जाता है। कब 1996 से इसे प्रारंभ किया गया, और पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार राशि इसके लिए कुल कितनी दी जाती है, 50,000 रुपये कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार के तहत दी जाती है। अगला पुरस्कार आता है कौन सा, मोहिनी पुरस्कार, 22 जुलाई 2008 को इसका प्रारंभ, और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वनों व पर्यावरण संबंधी जागरूकतापूर्ण मौलिक लेखन के लिए केवल हिंदी भाषा के लेखकों को यह दिया जाता है, यानी वनों के पर्यावरण संबंधी जागरूकतापूर्ण जो लेखन कार्य अगर जो कोई हिंदी भाषी जो हिंदी लेखक करता है तो उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कार राशि इसमें 1 लाख रुपए उस लेखक को पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। और अगला पुरस्कार है इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, 2009 में इसका प्रारंभ, और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे 5 जून को दिया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस पर, और पुरस्कार राशि इसके तहत 5 लाख रुपए इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। अब बात आती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो भारत में पर्यावरण जलवायु और जैव विविधता को कानूनी दायरे में लाने के लिए 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन हुआ, जिसका मुख्यालय यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित है। और एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, लोकेश्वर सिंह पंत रहे, और वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। इनका कार्यकाल कुल रहता है 5 वर्ष का, और इस न्यायाधिकरण में 20 सदस्य है, जिनमें 10 न्यायपालिका के क्षेत्र में और 10 सदस्य पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ है। और भारत के पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही 2 देश ऐसे हैं जिनके पास पर्यावरण संबंधी मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालत है, यानी ये एक प्रकार की अदालत है जो पर्यावरणीय मामलों के संबंध में जो जितने भी न्याय संबंधी कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलाती है। अब बात आती है हरित बजट 2026-27 की, यानी वन संरक्षण के संबंध में जो भी बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हरित विकास के सिद्धांतों को एग्जीक्यूट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2025-26 में 19 फरवरी 2025 को प्रदेश का प्रथम हरित बजट ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। कब 2025-26 में 19 फरवरी 2025 को प्रदेश का यानी राजस्थान का प्रथम हरित बजट प्रस्तुत किया गया। तो हरित विकास सिद्धांत के तहत यह बजट इस बजट का जो प्रस्तुतिकरण हुआ है। अब इसका लक्ष्य की बात करें, इस बजट के लक्ष्य की, तो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करना, और उद्देश्य इसके रहेंगे तो राज्य में जलवायु परिवर्तन प्रतिकूल प्रभावों को रोकना, ग्रीन हाउस गैस के प्रभावों को कम करना, और मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण को रोकना, और बढ़ते तापमान को नियंत्रित करना। यानी जो दिनों दिन राजस्थान में हम सबसे पहले क्लास की शुरुआत में भी बात कर चुके हैं, भी जो मरुस्थल का जो दिनों दिन प्रसार हो रहा है उसे रोककर जो मृदा एवं वन संरक्षण को बढ़ावा देना, इसका जो राजस्थान बजट है हरित बजट 2026-27 है, इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अब बात करें इसका लक्ष्य, तो इन क्षेत्रों में किए जा रहे व्यय को सामूहिक रूप से प्रदर्शित करना, और ग्रीन बजट के अंतर्गत कुल 27,853.84 करोड़ यानी 84 करोड़ रुपए
27,853.84 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो राज्य के कुल बजट का 5.18% यानी राज्य के कुल बजट का प्रश्न बन सकता है भी राज्य के कुल बजट का कितना प्रतिशत बजट है जो हरित विकास यानी वन संरक्षण से संबंधित दिया गया, तो 5.18% हरित बजट के रूप में राजस्थान को प्रदान किया गया। और वर्ष 2026-27 के लिए ग्रीन बजट में 33,475.53 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो योजनाओं पर व्यय का 12.74% है और कुल बजट का 5.48% है, जो गत वर्ष में से 20.18% अधिक है। अब बात करें पेपरलेस सुशासन, तो पर्यावरण अनुकूल प्रभावों को बढ़ावा देने के लिए आईटी का शासन में प्रयोग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका जो शासन में प्रयोग करने के लिए राजकार्य पोर्टल ई फाइल सिस्टम लागू शुरू किया है, यानी कागज़ को कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि कागज़ का निर्माण है वो वृक्ष से ही यानी किसी पेड़ को काट कर ही किया जाता है। तो कागज़ों को के उपयोग को कम करके जो ई फाइल सिस्टम है वो लागू किया गया, जिससे टेक्नोलॉजी का भी जो अधिकतम प्रयोग हो सकेगा और जो पर्यावरण संरक्षण है उसको भी बढ़ावा मिल सकेगा। तो ग्रीन रेटिंग स्कीम की बात करें तो उद्योगों का पर्यावरणीय प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए ग्रीन रेटिंग योजना शुरू की गई थी और दिनांक 21 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य सुविधाओं यानी होटलों, आवासीय परियोजनाओं को सम्मिलित करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया और इसमें प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज के आधार पर लागू शुल्क कम अनुदान चेपता को बढ़ाना है। अब बात करें ऑक्सीजोन्स की, तो ऑक्सीजोन्स के तो अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित कुल 16 जिलों में मॉडल उत्पादन यानी मॉडल उद्यान कहाँ ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किए गए हैं। कुल 16 जिलों में 32 करोड़ रुपए के व्यय से विकसित किए जाएंगे। अब ऑक्सीजोन जोन की बात करें तो ऑक्सीजन जोन की बात करें तो स्वर्ण जयंती पार्क, विद्याधर नगर, जयपुर को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा और ऑक्सीजन हब रामगिरी पहाड़ी, बड़गांव, उदयपुर को ऑक्सीजन हब बनाते हुए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित डीपीआर बनाई जाएगी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज के रूप में स्थापित किया जाएगा और 150 करोड़ रुपए की इसकी लागत रहेगी। अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करें तो अरण्य क्या है, तो राज्य सरकार के वन विभाग में ऑनलाइन सफारी की बुकिंग और परमिट के लिए अरण्यक नामक सेवा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, कई बार अब जो वर्तमान में परीक्षाएं संपन्न हुई है उनमें अरण्यक है जो चर्चा में रह चुका है। तो राज्य सरकार ने वन विभाग में जो ऑनलाइन सफारी है उसको बुक करने के लिए यह मुहिम है जो शुरू की है। अब बात आती है प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध, तो राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2010 से राजस्थान में प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाया है और राज्य मंडल द्वारा राजवायु नामक मोबाइल ऐप से 5 जून 2016 को लॉन्च किया, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर की वायु गुणवत्ता की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी और वायु गुणवत्ता सूचकांक हेतु पूर्व चेतावनी यानी इसके लिए यानी अगर वायु गुणवत्ता कहीं की खराब हो रही है तो जयपुर में यह क्रियाशील है। अगर वायु गुणवत्ता खराब हो रही है तो अर्ली जो वार्निंग सिस्टम है वो लॉन्च किया गया है ताकि पहले वार्निंग देकर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण किया जा सके और जो वहाँ की एयर क्वालिटी है उसे सुधारा जा सके। अब FMDSS पोर्टल की बात करें तो मोबाइल ऐप है, तो राजस्थान में वनों के अवैध कटान, अवैध खनन व वन भूमि पर अतिक्रमण एवं वन्यजीव अपराध इत्यादि को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए जो मोबाइल ऐप या पोर्टल है इसका निर्माण किया गया है। कौन सा? FMDSS। और प्रदेश का पहला आर्किड फेस्टिवल कहाँ? उदयपुर में। यह फेस्टिवल उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 27 से 29 जुलाई 2018 को आयोजित किया गया। अब यह फेस्टिवल प्रतिवर्ष आयोजित होता है। अगला कार्यक्रम है स्वच्छ हवा कार्यक्रम। केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान में प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली के मध्य 2 मार्च 2020 को MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड हुआ यानी समझौता हुआ और अधिनियम इसके तहत राज्य में औद्योगिक और शहरीकरण के सतत विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 लागू है। अब बात आती है नो व्हीकल डे, यानी जो व्हीकल्स है वो किस पर जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उन पर निर्भर रहते हैं। जो पेट्रोलियम पदार्थों के जलने पर क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। तो नो व्हीकल डे इसके लिए भी घोषित किया गया है। तो राजस्थान के परिवहन विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए प्रत्येक माह के पहले कार्य दिवस को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अब बात आती है ई वेस्ट प्रबंधन नीति की,
तो राज्य में ई वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 प्रकाशित की और इस नीति का उद्देश्य है ई वेस्ट को से सुरक्षित संग्रहण, पुनर्चक्रण एवं निस्तारण को सुरक्षित करना और इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। अब जो अन्य नीतियां और जो प्रोग्राम्स रहेंगे उनकी जो चर्चा है हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि यह क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटते हैं एक नए सेशन के साथ। तो जो भी साथी, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ भी, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली इस प्रकार की मज़ेदार क्लास आपको उपलब्ध होती रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।